आवेश मूव करता रहता है और आवेश मूव करने का मीन्स होता है धारा बहती रहती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले वैद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर। क्या था, इससे पहले हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे और आज क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें रह गए तो उनको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्या हुआ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे और इस चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे आज। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखना है क्या, इस चैप्टर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम A to Z समझ लें। जो आगे यूज होने वाला है, क्या करेंगे हम 2 से 4 मिनट लगेंगे, पूरे चैप्टर का जितना भी ओवरव्यू बचा हुआ है उसे एक ओवरव्यू में हम कंप्लीटली समझ लेंगे। तो आपने क्या किया था, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसी का यूज होने वाला है। अब पढ़ा था आपने वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था। अब यहाँ से आगे क्या था, वैद्युत रसायन मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सेलें तो बनाई थी, लेकिन उनका यूज किस तरह से होता है, करंट फ्लो किस तरह से होता है, वो इस चैप्टर में उसको अप्लाई करना सिखाया गया है। तो पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ा था, देखो 1 मिनट अपने केमिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद समझेंगे इस चैप्टर को, तभी समझ आएगा। आपने पढ़ा था क्या, आपने 2 तरह की सेल पढ़ी थी, याद है ना। आपने क्या पढ़ा था वहां पे पढ़ी थी आपने 2 तरह की सेल। कौन कौन सी सेल पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने गैल्विन सेल पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी आपने क्या, एक पढ़ी थी आपने वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो क्या है, सिंपल में क्या है उसको समझना है आपको, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या था, हमने 2 तरह की सेल पढ़ी है, कौन कौन सी, एक थी हमारे पास गैल्वेनिक सेल, अब देखो क्या था, आपने पढ़ी थी उसमें, एक पढ़ी थी आपने 2 तरह की सेल पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने गैल्वेनिक सेल और एक पढ़ी थी आपने क्या, वैद्युत या विद्युत अपघटनी सेल। आप पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप ये दोनों पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल जो गैल्वेनिक सेल होती थी, गैल्वेनिक सेल ये वोल्टेज सेल, इसको इंग्लिश में भी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोलते हैं, और वैद्युत अपघटनी सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या था, आपने पढ़ा था यहाँ पे कि हम गैल्वेनिक सेल का यूज किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, हम इससे केमिकल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, ये सेल उससे क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये पढ़ा था आपने। यहाँ पे देखो ये क्या करती है, ये वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल ऊर्जा मींस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखो क्या था, उस चैप्टर का जो पोर्शन है यहाँ पे अप्लाई है, तो क्या करो, एक बार उसे थोड़ा जस्ट रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद ये पढ़ोगे तो समझ आएगा। 2 तरह की सेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब देखो इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरह से काम करती है, यहाँ पे फिजिक्स में बताया गया है, बना आपने केमिस्ट्री में कंप्लीटली ली थी, राइट। अब क्या करती है, आपको पता है, अगर आपको किसी सर्किट में फ्लो कराना है करंट को, तो किसका यूज करेंगे, गैल्वेनिक सेल का। और किसी सर्किट के सर्किट से आपको क्या करनी है, केमिकल एनर्जी बनानी है, तो क्या करेंगे हम, वैद्युत अपघटनी। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे कौन सी सेल का यूज होने वाला है। तो यहाँ पे यूज होने वाला है गैल्वेनिक सेल का। कौन सी सेल का, गैल्वेनिक सेल का। हम क्या करेंगे, हम सर्किट में क्या देंगे, सर्किट में करंट देंगे, सर्किट में करंट देंगे, तो ये सेल क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को वैद्युत, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और उस वैद्युत ऊर्जा का यूज करके हम बिजली बनाते हैं। ये सीखा था ना। अब कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे देखने वाले, राइट।
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लेनी है आपको, क्योंकि सेल आपको पता है दो तरह की होती है। एक सेल तो ऐसी होती है कि आपको केवल एक ही बार क्या करते हैं, उससे करंट लेकर वो खराब हो जाती है, उन्हें चार्ज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता ना। एक सेल होती है कि जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। तो दो सेल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रियली जो है हमारी कौन सी चैप्टर में सेल का यूज है, यहाँ पे जिस सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसको समझने से पहले आपने पढ़ा होगा कि एक होती है द्वितीयक सेल और एक होती है प्राथमिक सेल, एक होती है प्राइमरी सेल, एक होती है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होती है जिनको एक बार चार्ज करने के बाद एक बार वो बन गई, फिर उसके बाद दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। सेकेंडरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वो होती है जो बार बार चार्ज हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो केवल एक बार ही दोबारा चार्ज नहीं होती, एक बार बन के आ गई फिर उसके बाद चार्ज नहीं होंगी, वो ओनली किसकी तरह काम करेंगी, गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का। और जो दोबारा चार्ज होती है, रिचार्ज होती है, वो गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल दोनों की तरह बिहेवियर करती है। शायद समझ आ गया होगा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। अब ये चैप्टर का अगला पोर्शन आराम से समझ में आएगा। आपको पता है जब हम सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे तो सेल किसकी तरह बिहेवियर करेगी, गैल्वेनिक सेल की तरह। जब हम सर्किट से बैटरी को चार्ज करेंगे, मतलब सेल को चार्ज करेंगे, तो वो किसकी तरह बिहेवियर करेगी, वैद्युत अपघटनी सेल की तरह। और हम बिना चार्ज वाली लेंगे तो ओनली किसकी तरह बिहेवियर करेगी, वो गैल्वेनिक सेल की। अब बीच में मैंने बोला बैटरी, तो आपके माइंड में आया होगा बैटरी क्या होती है। तो सीधी सी बात है, कई सारी सेलों को मिला के बैटरी बनती है। उसको हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, समांतर क्रम में भी लगा सकते हैं, और समांतर क्रम में लगा सकते हैं मीन्स पैरेलल भी लगा सकते हैं, और उसको श्रेणी में भी लगा सकते हैं, सीरीज में भी लगा सकते हैं। अब ये शायद थोड़ी केमिस्ट्री की बात करनी यहाँ पे जरूरी थी, आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, राइट। ये तो पढ़ा था आपने, शायद समझ आ गया होगा। अब देखो, अब आते हैं हम चैप्टर पे, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। हम पढ़ने वाले वैद्युत सेल, क्या वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इसको वैद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल बोल दो, या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दो, बात एक ही है, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन सी सेल का यूज होने वाला है, कौन सी, देखो साफ साफ लिखा है, कौन सी सेल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ये काम कौन सी सेल करती है, अभी याद दिलाया मैंने, गैल्वेनिक सेल। तो इसका मीन्स गैल्वेनिक सेल का यूज हम यहाँ पे करने वाले, राइट। और आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ी है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, डिवाइस जानते हो ना, युक्ति का मीन डिवाइस, दैट मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट व्हाइल कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब करती कैसे, अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा था, अब ये तो माइंड में सेट हो गया ना कि यहाँ पे कौन सी सेल पढ़ने वाले हैं हम, गैल्वेनिक सेल। और लेकिन यहाँ पे हम चार्ज भी करेंगे, क्योंकि दो तरह से पढ़ेंगे सेल को। एक तो जब वो करंट फ्लो करा रहे होंगे, हम करंट क्या करा रहे होंगे, फ्लो करा रहे होंगे, और एक जब सेल को चार्ज कर रहे होंगे। तो दो तरह से हम यहाँ पे पढ़ने वाले, राइट, दो तरह से पढ़ने वाले हैं। तो इसका भी कौन सी सेल का यूज करने वाले हैं, जो गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम करे और वैद्युत अपघटनी की तरह भी काम करे। और सिंगल करेंगे तो हम सिंगल को ले सकते हैं। देखो अब होता क्या था, आपने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। कोई लेते हैं आप बीकर सीकर, ऐसे लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर ले, ऐसे था, ऐसे था हमारे पास कुछ था। आपने क्या लिया था यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था यहाँ पे। इसके बाद क्या किया था आपने, इसमें रॉड डाली थी। तो यहाँ पे भी क्या करना आपको, रॉड डालनी है, डाली रॉड, रॉड डाल दी। अब आपको पता है जब रॉड डालोगे, माने यहाँ पे Zn की रॉड डाल दी, किसकी, और यहाँ पे Cu की रॉड डाली, डाली Zn Cu की रॉड डाली। अब आपको पता है
इसका कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, अपचयन कैसे होता है, वो केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीधी सी बात है, हमें तो ये पता है इस पे माइनस पोटेंशियल आ जाता है और इस पे प्लस पोटेंशियल आ जाता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना आपने, आ जाता है, इस पे पोटेंशियल आ जाता है। और आपने पढ़ा था फिर साम्य अवस्था आ जाती है। आपको पता है इस पे जैसे ही आप रोड डालोगे तो क्या होगा, इस पे माइनस आना स्टार्ट होगा, माइनस आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, एक टाइम ऐसा होगा कि माइनस आना बंद हो जाएगा, उससे ज्यादा माइनस नहीं आ सकता। इस पे भी ऐसे होगा, प्लस आएगा आएगा आएगा, कंडीशन ऐसी आ जाएगी प्लस आना बंद हो जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। पढ़ा था ना साम्य अवस्था कैसी, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जब आपने ये दोनों रोड डाल दिए, साम्य अवस्था की अवस्था आ गई, तो अब आपकी सेल बनके रेडी हो गई। क्या हो गई, आपकी सेल बनके रेडी हो गई। जब आपकी सेल बनके रेडी हो गई, अब आप इसका यूज कर सकते हो ना, सेल बनके रेडी है आपकी, सीधी बात है, आप इसका यूज कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे दोनों जो इसके जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। अब क्या होता है, दोनों के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है तो अब हम इससे फ्लो कराने वाले करंट को, किसको फ्लो कराने वाले हैं, करंट को फ्लो कराने वाले। क्या करोगे, आपने पढ़ा था, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सेल करंट देती है, सेल क्या होती है, करंट नहीं देती। हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल की थ्योरी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और उस ऊर्जा का यूज करके हम लाइट को बहाते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, ऐसी तो करते हैं। बन गई आपकी सेल। अब देखो ये काम क्या करती है, काम ये करती है, हम क्या करेंगे, हम इससे किसी भी सर्किट को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, किसी भी सर्किट को जोड़ देंगे। अब सर्किट को जोड़ दिया, अब यहाँ पे समझने वाली बात है अच्छे से, यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझने वाली बात है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सर्किट को जोड़ दिया, ठीक है, कुछ इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप मान लो फ्रिज चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो क्या होगा, वो करंट उसमें से फ्लो होगा, पास होगा ना, तो वो क्या होगा, खर्च होगा उसमें, और वायर से जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस का मीन्स होता है किसी चीज में से आप फ्लो करा रहे हो। वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, प्रतिरोध मीन्स कम होता है, और किसी भी डिवाइस को चलाते हैं उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा खर्च। सिंपल सी भाषा में समझो तो जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है तो उसे क्या होता है, वो जाके डिवाइस में खर्च होती है, और डिवाइस के अंदर प्रतिरोध लगता है, सीधी सी बात है, इसलिए खर्च होती है वो, ठीक है। यहाँ पे लग गया। अब देखो होता क्या, जैसे ही क्या करेंगे आप इससे जोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। आ गया। आगे इसका मीन्स क्या था, इस पे पोटेंशियल डिफरेंट बन गया, पोटेंशियल डिफरेंट बन गया। जब पोटेंशियल डिफरेंट बन गया, देखो सेल का काम यही होता है, सेल का काम होता है इसको पोटेंशियल डिफरेंट देना। क्या देना, पोटेंशियल डिफरेंट देना, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, और उस ऊर्जा का कन्वर्ट करके लाइट का फ्लो कराना, यही तो काम होता है। अब देखो मेन काम इसने कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंट इसको दे दिया। जब पोटेंशियल डिफरेंट दे दिया, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम किसी सर्किट के सर्किट इस तरह से, हमारा कोई भी चालक है, कंडक्टर है, तो हमने पढ़ा था, अब तक यही पढ़ा है कि क्या करते हैं हम, जब हम कंडक्टर के जो सिरे होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंट बना देते हैं, विभवांतर बना देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यही तो पढ़ा था। अब वो बनाते कैसे, वो बनाते हैं सेल से या बैटरी से। वो काम कौन करता है, सेल या बैटरी। इससे मान लिया आपने क्या कर दी, एक बैटरी या सेल जोड़ दी इस तरह से, तो कौन बनाता है, ये तो बनाता पोटेंशियल डिफरेंट। ये वहां पे इसलिए नहीं बताया था, जब हम ये पढ़ेंगे तो कनेक्ट करके से अच्छे से समझ में आएगा। हो गया। अब आपको बताए इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस साइड स्टार्ट कर देंगे ना, किया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर जाएंगे, गए, इधर गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन। अब मालूम है क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि प्लस पे आके ये खत्म हो जाएंगे, है माइंड में तो ये आइडिया होगा ना, प्लस पे आके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस पे आके खत्म नहीं होते। बैटरी का
या सेल का काम होता है जितने भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, कंडक्टर के अंदर जितने भी होंगे लाख 10 अरब कितने भी होंगे उन सबको क्या कराएगा, ये इस तरह से रोटेट कराएगा। रोटेट कराएगा। वो पढ़ा था ना कि वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ये बिजली बनाता है। वो कैसे बनाता है, वो ऐसे ही बनाता है। वैद्युत ऊर्जा का यूज करके इनको क्या करेगा, सर्किट में फ्लो कराएगा। इस तरह से क्या कराएगा, इस तरह से फ्लो कराएगा। उसी तरह से क्या होता है, धारा बहती है। अब आप ये सोचेंगे कि वो जो ऊर्जा बन रही है इसके अंदर क्या बन रही है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। उस वैद्युत ऊर्जा का क्या यूज कर रहे हैं, कैसे ये बिजली बना रही है। तो देखो ऐसे बनाता है। अब यहाँ पे आया ना, इस पे क्या है, इस पे तो पॉजिटिव आपको पता है और इस पे निगेटिव। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले जाना है हमें, किस पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव। ध्यान से समझना इस चीज को। यहीं पे बैटरी का काम यही होता है जो अब बैटरी करने वाली है। आपको बताइए पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आपको पता है प्लस से इस साइड होगा, इस साइड होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। तो ई के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा। लेकिन ये इस साइड जाता है, इस साइड जाता है। मालूम है कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे इधर जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। लेकिन सेल के अंदर जो हमारी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है वो इसे दी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, वो इसे दी जाएगी और वो दी जाएगी उसे ऊर्जा से। इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बल को भी तोड़कर ब्रेक करके इधर पहुंच जाएगा। अब बात समझ आई, वो ऊर्जा कैसे बनाता है, वो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी जो होती है उसे वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और वैद्युत ऊर्जा का यूज करके इनको इस तरह से घुमाता है। तो कहां पे यूज हो रही है वो वैद्युत ऊर्जा, जब ये यहां से यहां पर जा रहा है। बात समझ आया, किसी को दिक्कत कोई, ऐसे तो फ्लो होता है ना, फ्लो समझ आ गया, नहीं बताओ, थोड़ी समझने वाली चीज है। बैटरी ने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कराया। जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हुए। अब क्या करती है बैटरी या सेल, इसमें लगातार इन इलेक्ट्रॉनों को, जितने भी खत्म नहीं होते इलेक्ट्रॉन, इस तरह से घुमाने का काम करती है, घुमाने का काम करती है ना। अब आपको बताइए जब ये घुमाएगी तो ये प्लस से माइनस पे तो जा नहीं सकते, तो बैटरी ने जो वैद्युत ऊर्जा बनाई थी वो इनको यहाँ पे दी जाती है और ये उस ऊर्जा को लेकर फिर दोबारा से रिटेन करते हैं। ये होता है हमारी किसी बैटरी का या सेल का प्रोसेस। समझ आ गया, समझ आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। केमिस्ट्री में आपने क्या किया था, केमिस्ट्री में आपने क्या किया था, केमिस्ट्री में आपने सेल बनाई थी, यूज नहीं किया था। दोबारा से बताना, देखो सिंपल सी बात है। आपने बैटरी को क्या किया, बैटरी को या सेल को किसी वायर से या किसी परिपथ से, सर्किट से जोड़ा। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंट ये क्या होता है, इस पे लगा देता है, लगा दिया। लगाने के बाद आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनस से प्लस की साइड को मूव करेंगे। अब जो हमारी सेल या बैटरी होती है वो क्या करती है, ओनली इन इलेक्ट्रॉनों को पूरे सर्किट में इस तरह से घुमाती रहती है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे मींस चार्ज घूमेगा मींस धारा बहेगी। तो धारा बहने का प्रोसेस ये होता है, समझ आया। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव कराती रहती है। मूव करने से क्या होता है, आवेश मूव करता रहता है और आवेश मूव करने का मींस होता है धारा बहती रहती है। बात समझ आई। अब मूव कराती कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे गए। अब आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस पे आए, कैथोड पे आए, तो कैथोड पे आने के बाद ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे नहीं जाएंगे ना। लेकिन बैटरी का काम ये है इसको पूरे सर्किट में घुमाना है। तो यहाँ पे जो बैटरी रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाती है वो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे भरी जाती है एक तरह से। ऐसे मान लो कि यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को वैद्युत ऊर्जा दे दी। उसने बोला कि भाई वैद्युत क्षेत्र तो से भेज दिया है कि तू इधर ही ले, वैद्युत क्षेत्र क्या बोल रहा है, इधर ही ले। लेकिन हमने इसे इतनी एनर्जी दे दी कि उस एनर्जी की वजह से इसने वैद्युत क्षेत्र की जो बल था उसको भी तोड़ के दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच गया। अब तो समझ आ गया। अब फिर क्या करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे आगे रुकेगा,
फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकेगा, फिर हम इसे ऊर्जा देंगे, फिर ये निकल जाएगा, फिर आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और सर्किट में धारा बहती रहती है। अब बताओ किसी को कोई डाउट? समझ आ गया? इस तरह से बहती है। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ बैटरी ने तो बस पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट किया है। क्या किया है बैटरी ने? पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट किया है। दूसरा क्या किया है? दूसरा जब ये क्या करती है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कराती है, तो सीधी सी बात है उस टाइम पे इसको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे भेजने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र के बल के विपरीत जाना है उसे, तो वहां पे जो रासायनिक ऊर्जा थी वो वैद्युत ऊर्जा देके उसे भेज देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके जो अंदर के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, अंदर के कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हो? देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला रही है, इलेक्ट्रॉन को सर्किट में चला रही है। इलेक्ट्रॉन किस में चल रहा है? यहाँ पे सर्किट में चल रहा है ना। अब ये जब बाह्य सर्किट में चलेगा, बाह्य परिपथ में चलेगा, तो आप प्रतिरोध पढ़ा चुका हूं मैं, रोकेंगे रोकेंगे ना, तो यहाँ पे बाहर सर्किट में भी क्या लगेगा? प्रतिरोध लगेगा। अब आपको आंखों से दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन के अंदर भी चल रहा है, सॉल्यूशन के अंदर चल रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन भी इसे रोकेगा, तो एक इसका आंतरिक प्रतिरोध भी लगेगा। आंतरिक प्रतिरोध मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल का मीन जो सेल के अंदर लग रहा है। सेल तो देखो यहाँ तक है ना, ये सेल के अंदर ही तो ये रेजिस्टेंस का लग रहा है सेल के अंदर, और ये रेजिस्टेंस का लग रहा है बाहर एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें लग रहा है, ये इंटरनल सर्किट में लग रहा है। तो दोनों बात समझ आ रही है? इसका मीन्स ये है कि बाहर वाले सर्किट में भी धारा बहती है, अंदर बैटरी की भी धारा बहती है। जब आवेश या धारा बाहर फ्लो करती है तब भी उसमें रुकावट आती है, रोका जाता है उसे, तो उसे बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं। जब ये अंदर धारा फ्लो करेगी तो अंदर सॉल्यूशन भी इसको रोकता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस मींस आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। दोनों प्रतिरोध समझ आ गए? समझ आ गए ना? आप देखो यहाँ तक की कहानी शायद समझ आ गई होगी। 2 पॉइंट और क्लियर हो गए कि जब धारा बहती है तो बाह्य प्रतिरोध भी लगता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगता है, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के इनसाइड, तो वो भी लगता है। दोनों चीजें क्लियर है? बस ये मैंने इसलिए डायरेक्टली समझाया ताकि आप दिक्कत ना करो। अब मैं बोलूं आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है, तो आपको पता है हाँ सेल के अंदर जब धारा जाएगी और इलेक्ट्रॉन, धारा क्या जाएगी? इलेक्ट्रॉन चलेंगे, सीधी सी बात है। धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन ही जो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो अंदर भी रोकेंगे, बाहर भी रोकेंगे सर्किट में, दोनों को रोकेंगे, दोनों का प्रतिरोध लगेगा। बस सिंपल सी बात है। बस एक चीज आपने देखी होगी, कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं सेल के मेन पॉइंटों पे। अब देखो क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है वो तो समझ आ गया, वहां पे तो किसी को दिक्कत नहीं रहा। अब हम देखो इसकी थ्योरी निकालने वाले। सेल का विद्युत वाहक बल, क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक होता क्या है? पहले तो हम क्या है इसकी रियलिटी देखेंगे, होता क्या है ये, इसकी रियलिटी देखेंगे क्या होता है, फिर इसकी जैसे बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी आती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। नॉलेज वाली बात ही है, नॉलेज वाली बात ये। देखो क्या करेंगे यहाँ पे समझना इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पे सेल में क्या होता है। अब देखो रियलिटी क्या थी कि पहले कॉन्सेप्ट में सी बात है, किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद दूसरा वैज्ञानिक सर्च कर लेता है उस पर, तो साइंटिस्ट बोल रहा है नहीं इसमें एरर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले बोला था कि यहाँ पे जो फ्लो होता है वो एक फोर्स लगता है, वहां पे क्या लगता है, फ्लो जो होता है, यहाँ पे फ्लो जो होता है वो एक फोर्स की वजह से होता है, और फोर्स की वजह से फ्लो होता है, और तब यहाँ पे सर्किट में धारा फ्लो होती है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि फ्लो किसके वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट के। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से। तो हुआ, खुद सोचो भाई, यहाँ पे अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंट नहीं लगाया होता सर्किट पे तो धारा फ्लो होती नहीं ना। तो रियल में अब अगर हम देखें इसे हायर लेवल से या बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट से देखें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो रियल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंट है किसके बीच, दोनों हमारे इलेक्ट्रोडों के बीच। बात समझ आ गई? पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, जो हमारी सेल है उसके जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंट है। और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंट, मैक्सिमम। कितना,
मैक्सिमम मीन ज्यादा से ज्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? EMF। सिंपल भाषा में समझें तो ये सेल है, तो इस सेल के बीच जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट है उसको बोलते हैं हम इसका EMF। बात समझ आ गई? EMF क्या है? जो इसके दोनों इलेक्ट्रोड है ना, उनके बीच में क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। बात क्लियर है? अब इसने बोला है मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट है ये। अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट का मींस क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट का मींस होता है ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा होता कब है? ज्यादा से ज्यादा कब होता है? तो सीधी सी बात है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होता उस टाइम पे बहुत सबसे ज्यादा होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो इतना नहीं होता। तो तुम ये सोचोगे ये भी अजीब सी बात है, करंट फ्लो होता है तो ज्यादा कम होता है। देखो क्या उसका रीजन ये है, ये बैटरी हमारे पास, मान लो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तो इसको बैटरी है या सेल है इस तरह से दिखाते हैं हम इसको। ये पॉजिटिव, ये होता है इसका पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरह से दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहाँ पे इस टाइम कोई भी सर्किट इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फ्लो नहीं हो रही है कुछ भी इसमें, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। आपको पता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस भी। देखो इन चीजों को मैं बहुत स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाली बातें बड़ी कंफ्यूज करती हैं कि कैसे ये प्लस आया, कैसे माइनस आया, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इसमें, कैसे चार्ज आया, तो इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ तक कोई फ्लो नहीं हो रहा। अब आपको पता है रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं ना। अब आपको पता है इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। अब यहाँ पे इस टाइम पे लगा हुआ है इसमें इस तरह से E है, ये बैटरी का क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी को शो कर रहे हैं। तो हम बैटरी को इस तरह से शो कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है इस टाइम। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इस टाइम पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंट है इन टर्मिनल के बीच, इनको बोलते हैं हम EMF, मींस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन मींस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे मान लो बैटरी आपने खरीदी, बैटरी खरीदी है, कोई सेल खरीदी, उस पर लिखा हुआ है कि इसका जो EMF है या पोटेंशियल डिफरेंट है वो कितना है, मान लो हमने मान लिया 16 है। कितना है? 16 वोल्ट है, 16 वोल्ट है, 16 वोल्ट है। जब आप इसे खरीद के ला रहे, लाई खरीद के, तो इस पे जो लिखा होता है वो होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीन जब इसमें सर्किट में धारा नहीं बह रही होती, तो तुम ये सोचोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार के सर्किट में धारा नहीं बह रही होती, तो सर्किट में धारा बहने से क्या हो जाता होगा, है वही देखना। देखो जब हम क्या करते हैं, इस पे सर्किट लगाते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई हम बाह्य परिपथ जोड़ते हैं, एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं इससे, और ये परिपथ क्या होता है हमारा, पूरा हो जाता है। ऐसे करके जोड़ा ना हमने, जोड़ा। अब देखो इसका कितना है, ये तो 16 वोल्ट है। कितने का है? 16 वोल्ट। तो आपको पता है यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये बात तो समझ आ रही है। अब आपने पढ़ा था, ध्यान करो, आपने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर होता है। क्या होता है? उनके सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो आप खुद सोचो भाई, बाह्य रेजिस्टेंस है तो इंटरनल भी तो रेजिस्टेंस ही है ना। तो सीधी सी बात है, अगर बाह्य रेजिस्टेंस के आपने पढ़ा, सीधी सी बात है, जिस रेजिस्टेंस में से धारा फ्लो होती है उस पे विभवांतर भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंट भी होता है ना। तो चाहे वो बाह्य सर्किट का है, एक्सटर्नल सर्किट का है, चाहे वो सेल का है, सेल के इंटरनल है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो दोनों, पोटेंशियल डिफरेंट तो दोनों पे होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंट इस पे भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंट इस पे भी होगा, इसके मींस दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बाहर वाले सर्किट में माना कितने का आया, 12 वोल्ट का जनरेट किया है। तो आप सोचेंगे इसे कितना देना चाहिए था, इसे तो हम खरीद के लाए थे कितने में, 16 वोल्ट में। तो इसे तो हमें, जो सर्किट हम चला रहे हैं, कोई भी चीज चला रहे हैं, जैसे मान लो आप एक बैटरी लेके आए और बैटरी पे लिखा हुआ था कि इतने वोल्ट देता है, ये आपने लगाया, आपने टीवी चलाया, आपने देखा इतने वोल्ट तो उठा ही नहीं रही है, क्यों ऐसा किया। तो सीधी सी बात है, वो जो होता है टोटल जो उसका विभवांतर होता है
वो सब आपके बाहर वाले सर्किट को नहीं देगा, उसके सेल के अंदर जो लगा हुआ प्रतिरोध है उसको भी तो देगा वो। तो क्या हुआ, इसने 12 इसलिए दिया क्योंकि 4 इसने अपने वाले को दे दिया। बात समझ आई? तो इसका मतलब यहाँ से दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि जो इसका सेल का जो मैक्सिमम होता है पोटेंशियल डिफरेंट वो 2 जगह बढ़ जाता है। सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं ईएमएफ, वो 2 जगह बढ़ जाता है। एक तो सेल के अंदर जो क्या होता है रेजिस्टेंस होता है वो उसको भी देता है पोटेंशियल डिफरेंट, और जो सर्किट में बाहर लगा हुआ होता है एक्सटर्नल में उसको भी पोटेंशियल डिफरेंट देता है। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई कि ईएमएफ क्या होता है, क्लियर हो गया। जब सेल काम कर, देखो यहाँ पे ये भी सीख गए हम कि जब सेल काम करती है तो किस तरह से कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट किस किस तरह से लगता है। सेल का क्या होता है, सेल लगाता है कैसे, अब देखो यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, ये तो है सेल और ये है हमारा बाह्य सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट है, बाह्य परिपथ ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से दिखाते हैं किसी भी सेल को या किसी बैटरी को, और इस तरह से जब तार जोड़ते हैं ये दिखाते हैं हम बाहर कुछ इससे जोड़ के चला रहे हैं, राइट। पॉजिटिव ये बड़े वाले को पॉजिटिव से दिखाते हैं, ये नेगेटिव से, और ये जो होता है इंटरनल जो प्रतिरोध होता है उसके अंदर ही लगा होता है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईएमएफ ये सब समझ आ गया ना। आप देखो, आप तुम थ्योरी तो कर ही लोगे, समझ लिया आपने कैसे कैसे होता है। आप देखिए पहला क्लियर हो गया, जब सेल से कोई आवेश नहीं लिया जा रहा हो तब सेल के सिरों के बीच विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब कोई भी धारा नहीं बह रही हो उस टाइम पे जो सेल के सिरों का विभवांतर है, यही तो देख रहे थे हमें इतनी देर से, देखो सेल से कोई धारा ली जा रही है यहाँ पे नहीं ना, उस टाइम पे जो इसके सिरों के बीच विभवांतर था उसे क्या बोल रहे हैं हम, ईएमएफ। देखो मैंने दोनों बनाए, एक तो जब सेल से धारा नहीं ली जा रही उस टाइम है ना ये, तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे उसे क्या बोल रहे हैं हम, उसे क्या बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं हम ईएमएफ बोल रहे हैं ना। लेकिन जब धारा ली जा रही है तो कहानी कुछ अलग होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि क्या होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने मीन्स भी समझ लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है क्या, पोटेंशियल डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या है, उसने बोला है कि क्या किसी परिपथ में, अब हमें लिखना है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग थ्योरी आती है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग थ्योरी आती है वो कैसे लिखते हैं। ये तो इसका मीन समझ लिया, बोर्ड के अकॉर्डिंग समझो। यहाँ पे क्या होता है, when no charge is being taken from the cell, the potential difference between the ends of the cell is called the electromotive force of the cell। ये तो समझ आ गया। अब देखो क्या है, अब हमें समझना है ये, अब इसकी थ्योरी निकाल लेना आपको। अब देखो यहाँ पे ये तो था हमारे, अब हम समझने वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो बोर्ड में आप थ्योरी लिखने वाले हैं, बोर्ड में कैसे लिखोगे, बोर्ड में ऐसे लिखोगे जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं। माना भी क्या किया इसने, अब ऊर्जा तो दे रहा है ना, ये तुम्हें पता चल गया ना। अब मैं देखो सर्किट से बताता रहूंगा, इस चार्ज को घुमाने में इसने क्या ऊर्जा दी कि नहीं दी, दी। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये जबरदस्ती ऊर्जा देके तो ले जा रहा है ना, इसीलिए समझाया था। अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से दिखा दूंगा, देखो ऊर्जा दे रहा है ना। अब मान लो कि इसने क्यू चार्ज को घुमाया, कितना, क्यू चार्ज को फ्लो कराया। अब क्यू चार्ज को फ्लो कराएगा तो ऊर्जा तो देना पड़ेगा ना, सेल को देना पड़ेगा ना। और कहाँ देना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। जब ये क्या करेगा, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा घुमाने के लिए जबरदस्ती, क्योंकि जबरदस्ती की तो बात है, ये जाता तो है नहीं, ये माइनस माइनस की तरफ जाता है कभी नहीं ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फ्लो कराएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। कौन सी, वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसी की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो माना ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को इसने क्या किया, एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी घूमेगा। हमने वाले भाई क्यू चार्ज को इसने फ्लो कराया, कितने चार्ज को क्यू फ्लो कराया, क्यू चार्ज को फ्लो कराया। अब क्यू चार्ज को फ्लो कराया तो इसने कुछ ऊर्जा दी होगी, और ऊर्जा से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य किया होगा। तो सीधी सी बात है कि कार्य कितना कर दिया उसने, W कर दिया। बात याद आ रही है, क्या किया हमने, इस पूरे परिपथ में क्यू आवेश को घुमाया,
क्योंकि सेल करता ही क्या है, बस चार्ज आवेश को घुमाता ही तो है। तो हमने क्यू आवेश को में सर्किट में परिपथ में घुमाया, हमें पता चला कि भाई इसको क्यू को घुमाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, हमें कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो सीधी सी बात है, किए गए कार्य को क्या कर दो आप, क्या कर दो, किए गए कार्य को, जो ये किया गया कार्य है, इसे जितना चार्ज आप क्या कर रहे हैं इसमें सेल में घुमा रहे हैं उसे रेशियो में लगा दो, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसका विद्युत वाहक बल बोलते हैं। बात समझ आ रही है? सेल को क्यू चार्ज को घुमाने में कितना कार्य किया आपने, डब्ल्यू किया, कितना चार्ज घुमाया, क्यू घुमाया। तो क्या है, डब्ल्यू क्या है, क्यू चार्ज को यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित करने में, घुमाने में किया गया, घुमाने में तो हमें पता है, हम रियलिटी पे जा रहे हैं, लेकिन क्या है, क्यू चार्ज प्रवाहित करने में कार्य है ना भाई, इसने क्या किया, क्यू चार्ज को सर्किट में चलाया है, और कार्य कितना किया है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है, परिपथ में क्यू आवेश को घुमाने में किया कार्य, और क्या है ये हमारा चार्ज। इसको दोनों को क्या करा, थ्योरी बनानी तो आपसे आती है, क्या किया, रेशियो में लगा दिया, और हमारा क्या बन गया, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ध्यान करो। ये ई क्या है, ई क्या है, ये विभवांतर ही तो है, वी तो है ना। आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था कि आप एक चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे और डब्ल्यू कार्य कर रहे थे ना। तो आपने क्या किया था, कार्य को और चार्ज को एक रेशियो में लगाया था, विभवांतर बन गया था ना, याद करो। क्या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, विभव बोलते हैं किसी का। वही तो यहाँ पे काम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, देखो क्यू चार्ज को यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, डब्ल्यू करना पड़ रहा है, और जब इसको रेशियो में लगाओगे तो विभव भी तो बनेगा, सीधी सी बात है। बात समझ आ गई? तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था उसी के अकॉर्डिंग है, बस वहां पे अनंत से लेके किसी पॉइंट तक लाना पड़ता है हमें किसी चार्ज को, यहाँ पे सर्किट में घुमाना पड़ता है किसी चार्ज को। दोनों में डब्ल्यू कार्य होता है, उसमें भी होता है, और उन दोनों को क्या कर देते हैं हम, रेशियो में लगा देते हैं, और हमारा वहां पे क्या बन जाता है, विभव बी बन जाता है, यहाँ पे हमारा ई बन जाता है दोनों। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इसकी थ्योरी कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, देखो हमने कितना कार्य किया, सेल में घुमाने में कितना कार्य किया, डब्ल्यू, कितने चार्ज को घुमाया, क्यू को घुमाया ना, तो इसी को क्या बोल दिया हमने, ई बोल दिया। तो क्या है, ई क्या है, किए गए कार्य और आवेश का रेशियो ही तो, अनुपात ही तो है। तो हमने साफ साफ लिखा है, देखो किसी परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, भाई सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बोल दो, या किया गया कार्य बोल दो, क्योंकि सेल तो ऊर्जा देगी और उस ऊर्जा से क्या होगा, कार्य होगा। तो उसने बोला है किसी परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य तथा परिपथ में प्रवाहित आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही तो है, देखो सेल द्वारा किया गया कार्य और परिपथ में प्रवाहित क्या है, हमारा आवेश है, इसी का जो अनुपात है उसको क्या बोल दिया हमने, ई बोल दिया। इसका मतलब डब्ल्यू को और क्यू को हमने रेशियो में लगा दिया, ये क्या बन गया, हमारा ई बन गया। दूसरी डेफिनेशन लिखने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, यहाँ पे नीचे वाला जो होता है उसे 1 कर दो, नीचे वाले को क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, क्यू को क्या कर दो, क्यू का मान कितना कर दो, 1 कर दो। जब क्यू का मान 1 कर दोगे तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ई किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्यू की वैल्यू जब आपने 1 कर दी तो हमारे डब्ल्यू का मान ही किसका मान हो गया, ई का विद्युत वाहक बल। इसका मतलब एकांक आवेश को यूनिट चार्ज को घुमाने में जो किया गया कार्य है वही क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। दोनों तरह की थ्योरी में पहले चैप्टर से लिखानी सिखा रहा हूँ कि एकांक हो जाता है तो किस तरह से थ्योरी बनाते हैं, और रेशियो में लगा के बनाते हैं थ्योरी तो किस तरह से बनाते हैं। तो आपको पता है कि मैंने इसीलिए 3 तरह से इसकी थ्योरी लिखी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा। हमको तो वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए कि डब्ल्यू क्या है। अब आपको पता है डब्ल्यू कार्य होता कहाँ पे और कैसे कैसे होता है,
क्यू चार्ज आप फ्लो कैसे कराते हैं और उसको आप रेशियो में लगा देते हैं, तो इसी को रेशियो को क्या बोल देते हैं, विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो हो गया द रेशियो ऑफ द एनर्जी गिवन आउट और द वर्क डन बाय ए सेल इन फ्लोइंग ए चार्ज Q in a circuit and the charge Q impressed in the circuit is called the electromotive force A of the cell। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट चार्ज को आपको लिखा है किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या आगे चले, इसको बड़ा स्लो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। आप देखो, अब आपके समझ में शायद आना चाहिए। अब देखो ये सिंपल में समझना है आपको, ये है ना टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल मालूम है क्या होता है, जो हमारी सेल है बैटरी है उसके सिरे जो होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल। जैसे आप सेल नहीं लाते, सेल लाते हैं ना घड़ी में जो बैटरी में जो डालते हैं इस तरह से होते हैं वो, और आगे से एक तो होती है चोंच निकली हुई, एक ऐसा होता है पीछे का। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मीन्स होता है जो सेल होती है उसके सिरे होते हैं, एंड होते हैं उसके। तो टर्मिनल जैसे मान लो अभी बनाई थी हमने सेल बनाई थी ना इस तरह से, यहाँ पे देखो ये सेल थी हमारे पास, सेल ऐसी तो बनाते हैं हम, ये बनाते हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंट ई होगा है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। अब ये जो सिरे हैं, इन सिरों के बीच जो विभव लगता है, जो विभवांतर है, सिरों के बीच विभवांतर नहीं होगा, तो इन सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल। तो इनको क्या बोलते हैं, इसके टर्मिनल बोलते हैं। अरे कुछ सोचो, ये टर्मिनल है तो टर्मिनल के विभवांतर को क्या बोलोगे, टर्मिनल विभवांतर। भाई टर्मिनल का विभवांतर है तो यही तो बताओगे कि टर्मिनल का विभवांतर है, तो यहाँ पे यही बोला है देखो, टर्मिनल विभवांतर। और टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर आएगा बताओ, अभी सिखाया मैंने, किसके बराबर आएगा, बाहर वाले परिपथ पे लगे विभवांतर के। इसीलिए तो मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ इसको, चैप्टर को। देखो ये टर्मिनल हो गए ना, तो इन टर्मिनल पे विभव कितना होगा, 12 वोल्ट का। क्यों, क्योंकि टर्मिनल ये वाला विभव कहाँ पे आ गया, अंदर सेल के सिरे कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे ये स्टार्ट है ना, तो ये 12 वोल्ट का है, इस पे टर्मिनल पे कितना है देखो 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का है ना, क्योंकि 4 वोल्ट का तो सेल के अंदर है। तो ये टर्मिनल सिरों पर जो विभव लगा होता है उसी बोलते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। क्लियर हो गया होगा। देखो लिखा है साफ, जब सेल से धारा ली जाए या सेल को धारा दी जाए, मैंने पहले ही बता दिया था दो तरह की सेल यूज करेंगे, एक तो चार्ज वाली करेंगे और एक बिना चार्ज वाली करेंगे। चार्ज वाली करेंगे तो वो दोनों की तरह कार्य करेगी, कौन सी, गैल्वेनिक सेल की तरह भी और वैद्युत अपघटनी सेल की तरह। जब चार्ज करोगे तो किस तरह बिहेवियर दिखाएगी, वो वैद्युत अपघटनी की तरह, और जब आप उससे करंट फ्लो कराओगे तो गैल्वेनिक सेल की तरह है। दोनों की तरह हम उसी का यूज करेंगे जो दोनों की तरह करती है। तो क्या है, उसने बोला ली जाए या दी जाए, क्योंकि आपको पता है टर्मिनल विभव कब बनेगा, मैं तभी तो समझा रही हूँ इतना। टर्मिनल विभव कब बनेगा, जब सर्किट जुड़ेगा। जब सर्किट जुड़ता नहीं है तो ईएमएफ होता है उस टाइम पे टर्मिनल विभव थोड़ी होता है, उसके सिरों पे विभव कब होता है, उसके सिरों पे विभव जब होता है जब उसके सिरों से वायर को जोड़ते हैं, और जब वायर को जोड़ते नहीं है तो सीधी सी बात है जो भी हमारा विभवांतर होता है तो उसके ईएमएफ होता है। उसने क्या बोला है, जब सेल से धारा ली जाए, सेल को धारा दी जाए, तब सेल के टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो उसने बोला है व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम और गिवन टू ए सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल और पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन, सही है, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आता है आंतरिक प्रतिरोधों को, अभी बताया मैंने, आंतरिक प्रतिरोध जब अंदर चलती है ना, चलती धारा प्रतिरोध रखता है। देख लो, देखो बताया था ना,
जब ये अंदर चलती है धारा, तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन भी क्या करेगा, इसे रोकेगा, तो वहां पे भी क्या लगेगा, प्रतिरोध लगेगा, इसी को आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। कहां पे गया ये, देखो क्या बोला उसने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या है, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा सेल में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसने ये तो बोला है विद्युत अपघट्य विलयन, आपको पता है नीचे वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही तो लेते हैं। देखो भाई अगर समझ में नहीं आ रही है तो देख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिख रहा है, इसमें क्या भर रहे हैं अपने, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य विलयन भर रहे हैं, विलयन भर रहे हैं ना। जब इसमें विलयन भरा है, इसमें धारा चलाओगे आप, धारा के चलाओगे, मैंने सिंपल सी बात बोल दी, आप इलेक्ट्रॉन को ही चलाओगे। जब यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है और सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से निकलेगा, जैसे आप पानी में चल रहे हो तो क्या पानी आपको नहीं रोकेगा, तो लिक्विड कंडीशन में जो चीजें होती हैं वो भी तो रोकती है ना, तो इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, ये प्रतिरोध है आंतरिक। देखो ये बोला उसने कि भाई जब आप पास कराओगे उसको, उसके अंदर से, तो क्या होगा, रोकेगा उसे। तो क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए सेल द, हाँ पहले हिंदी में कर लो, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य, हाँ मैं ये बता रहा था, विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, विलयन, सेल से प्रवाहित धारा के मार्ग में क्या होता है, उत्पन्न अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध का मतलब होता है रुकावट करना, किसी को रोकना, तो क्या बोलते हैं उसको, अवरोध प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने सेल में समझ लिया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं सीधी सी बात है, और इसमें ज्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट, अब आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट जो आर्टिकल से रिलेटिव थे, वो तो था। अब यहाँ पे देखो इसके आर्टिकल कुछ अच्छे लेवल के हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना है, और सिंपल सा संबंध है, सिंपल सा संबंध है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तीन में निकालना है, किस किस में, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल E, अभी दिखाया था E विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं, और टर्मिनल विभवांतर को किससे दिखाते हैं, B से दिखा देते हैं। इसका मतलब हमें E V और R में रिलेशन निकालना है, किसमें निकालना है, E V R में रिलेशन निकालना है। अब देखो निकालेंगे कैसे, तुम्हें पता है कोई भी हम आर्टिकल करते हैं, पता है ना, कोई भी आर्टिकल करते हैं तो पहला हमारा काम होता है कि हम क्या बनाते हैं, उसका डायग्राम ले लेते हैं, डायग्राम ले लेते हैं, और डायग्राम लेने के बाद हम डायग्राम में लिख देते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है, जिसका, अब देखो क्या है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, क्या है हमारे पास, एक सेल है। सेल तो जानते हो आप कैसे दिखाते हैं, ये देखो, ये अपने पास सेल बन गया, सेल बन गया, सेल में क्या कर दिया हमने, एक कुंजी लगा दी, क्या लगा दी, कुंजी तो जानते हो, जैसे गेट में कुंजी लगाते हैं ना, कुंजी लगाते हैं तो गेट बंद, कुंजी खोल दो तो गेट खुल गया। इसी तरह से यहाँ पे ये वायर सर्किट है, कुंजी खोल दी तो सर्किट खुल गया, कुंजी लगा दी तो सर्किट बंद। इसका मतलब यहाँ से तार इस तरह से कि अगर तार को जोड़ना है तो आप बंद कर दो, खोलना है तो हटा दो। और यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये आगे सेल के क्या टर्मिनल, सेल के टर्मिनल यहाँ से आगे, अब सेल के टर्मिनल से हम जोड़ देंगे एक बाहर वाला
कोई भी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा हमने और इस तरह से लगा दिया। तो ये कुंजी क्या हो गई हमारी, कुंजी क्या हो गई, इसका क्या होता है ये ई होता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये क्या होता है हमारा कैपिटल आर। इस तरह से हम फ्लो कराने वाले। अब कुछ सोचो, तार टूटा हुआ है, तार टूटा है, तो क्या तार टूटे में धारा बहती है? आपको क्या समझा, आपने समझा कि भाई धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वही धारा होती है। ये तो क्लियर हो गया माइंड में। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो आपको पता है माइनस से जाएगा, वो जाएगा। अरे माइनस से जाएगा तो भाई यहाँ पे तो रास्ता टूटा हुआ है। जैसे मान लो रास्ता है और रास्ते में बीच में खाई आ गई, तो कैसे चले जाओगे आप, गिर नहीं जाओगे खाई में? हाँ, तो क्या होगा इस तरह से। तो आप ये कुंजी है, तो पहले जो लगा हुआ है यहाँ पे आपको पता है डायग्राम तो लेना पड़ेगा ना अपने को आर्टिकल करने के लिए। डायग्राम लिया और डायग्राम में जो भी है लिख दिया। क्या क्या लिया है, माना कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, ई दिख रहा है साहब साहब, ई है, सी बात है। क्या होगा, कंसीडर ए सेल वाज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ई, ये आगे क्या उसने बोला है, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो क्या है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। आगे क्या है देखो, सेल में कुंजी क्या लगी है, कुंजी लगी है ना, कुंजी अगर दबाओगे तभी तो एकदम जुड़ जाएगा, और फ्लो चालू। कुंजी की है तथा बाह्य प्रतिरोध आर है, देखो बाह्य प्रतिरोध आर है ना, तो बाह्य प्रतिरोध आर है। द सेल इज द कनेक्टेड टू ए की के एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और अमीटर ए। इसमें अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर से हम धारा नापते हैं, कितनी धारा यहाँ पे बह रही है, ठीक है। आप अमीटर और क्या लगा दो, अमीटर, अमीटर आपने सुना होगा, इतना तो पढ़ा ही होगा, अमीटर और वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से नापते हैं विभव कितना है, विभव कितना है, और अमीटर से नापते हैं धारा कितनी बह रही है। तो यहाँ पे हमने एक अमीटर और लगा दिया, अमीटर और लगा दिया। तो ये तो अपना सिंपल वाला काम है, आर्टिकल में करते ही हम चित्र लेते हैं। ये क्या बना दिया हमने बना दिया किसी बाहर वाले परिपथ में हम सेल को जोड़कर किस तरह से धारा फ्लो कराते हैं। तो भाई ऐसे करके हम जोड़ के फ्लो कराते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया, ये हो गया। अब हम करने वाले हैं इसका आर्टिकल। आर्टिकल करने का तरीका, पहले आप जो भी डायग्राम को यूज करके यहाँ पे आर्टिकल करोगे बना लो, फिर उसकी तरह आप बता दो क्या क्या लगा हुआ है इसमें, हमने बता दिया। अब स्टार्ट करें इसको। आप देखो क्या करना है, हमें परिपथ में क्यूआरएस प्रवाहित धारा आई हो तब। अब यहाँ पे देखो सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल का आंतरिक कार्य। अब ये निकालना सिखाता हूं आपको कैसे कैसे ये निकलेंगे। ये हो गया, और सेल द्वारा किया गया कुल कार्य यहाँ पे आएगा, आंतरिक प्रतिरोध विभवांतर भी हो। अभी मैं इसको बताता हूँ, ये तुम्हें देखने में लंबा लगा होगा है, लेकिन है नहीं, इसको हम समझ लेंगे। हाँ लग रहा है ऐसे ही, देखो क्या होगा। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला आप पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो, इस फॉर्मूले का यूज होना है इस पूरे चैप्टर, इसमें आर्टिकल में। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही। यहाँ पे क्या लेना है आपको, ओम का नियम पढ़ लिया, ओम का नियम पढ़ लिया पक्का। क्या बोलता है ओम का नियम, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा बोलता है ना। अगर आप क्या करो, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। एक तो बार बार इसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे चैप्टर में, इसका यूज करना पड़ेगा। एक आपने पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। यहाँ पे क्या है, विभव, जो भी विभव है या विभवांतर है आपको यहाँ पे रखना है, कार्य कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और चार्ज को यहाँ पे रखना है। इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है। खुद सोचो भाई, किसी का विभव B है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे B। अब सेल के लिए क्या लगाओगे, सेल का तो भी होता नहीं, सेल का होता है E, लेकिन है तो वो विभव या विभवांतर ही, तो आपको लगाना तो यहाँ पे विभव। दो पढ़े थे ना आपने, एक ये भी तो पढ़ा था, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। देखो पहले चैप्टर की नॉलेज है ये सब। क्या पढ़ा था, विभवांतर बराबर W अपॉन Q। अगर दो पॉइंट के बीच विभवांतर डेल्टा V है तो आप ये फॉर्मूले का यूज करते,
अगर क्या होता है किसी का विभव भी होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ना, इन्हीं का यूज करके यहाँ पे निकालना है। देखने में हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं है, पहले चैप्टर का यूज करके हम निकाल सकते हैं। चलें अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, आर बार तो समझ आ गया, आपको पता है इसके सिरों के बीच कितना विभव लगेगा है, v लगेगा ना। और मान लिया यहाँ पे क्या है, कार्य कितना हुआ, कार्य अभी निकालते हैं, सबका सबका कार्य अभी निकालते हैं। आप देखो आ जाओ, फॉर्मूला तो ये यूज करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब पहले क्या है, परिपथ में t समय में q आवेश, t समय में q आवेश तथा धारा I प्रवाहित हो रही है। ये मान लिया आपने, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, सीधी सी बात है, जब q आवेश आएगा तो t समय लगा, और उस q आवेश की वजह से कितनी धारा प्रवाहित हुई t समय में, I धारा प्रवाहित होगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर धारा देखें हम, तो धारा कितनी आएगी, आप देखो यहाँ पे ये, तो पहले देखो यहाँ से निकालना सिखाता हूँ और इजी रहेगा। हम कार्य निकाल लेते हैं पहले, क्या निकाल लेते हैं, कार्य निकाल लेते हैं, कार्य निकाल लें। अब यहाँ पे देखो चार, इसे देख के निकालो कार्य, आप इसे देख के निकालो। यहाँ पे फिलो करोगे, चार्ज को क्या करोगे, यहाँ पे फिलो करोगे तो भी तो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पे फिलो करोगे तो इसका मतलब कार्य दो जगह करना पड़ेगा सेल को। एक तो बाहर वाले परिपथ में जब आवेश को प्रवाहित करेगा तो भी कार्य करना पड़ेगा, और अंदर वाले में प्रवाहित करना, क्योंकि आवेश को उसे दो जगह चलाना है, एक तो बाहर भी चलाना है। देखो यहाँ से बाहर मान लिया करो, यहाँ से टर्मिनल से बाहर का बाहर मान लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आवेश को चलाएगा तो भी तो कार्य करना पड़ेगा, और सेल के अंदर जब आवेश को चलाएगा या धारा को चलाएगा तो भी तो कार्य करना पड़ेगा। तो दो कार्य हो गए, एक एक्सटर्नल वर्क, एक इंटरनल, मतलब बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य। ठीक है, किसका यूज करके निकालोगे आप, इसका यूज करके निकालोगे ना, सिंपल सी बात है। आप देखो सेल का, अब निकालना हमें सेल का जो कुल कार्य है, टोटल सेल कितना कार्य करेगी। आप देखो सेल का बी कितना है, सेल का बी कितना है, सेल का बी है ई, सेल का बी क्या है, देखो बी बराबर क्या होता है, इसे ध्यान रखना थोड़ा सा, देखो थोड़ा हार्ड तो है ये चैप्टर, मानता हूं थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ई आ गया, ई आ गया, इसका सेल के लिए यूज कर रहे हैं। डब्ल्यू क्या आ गया, इसका कार्य, और यहाँ पे क्यू, और क्यू का क्या लिख सकते हो आप, आई टी नहीं लिख सकते, अरे क्यू बराबर आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, जब टी को उधर ले जाओगे तो क्यू बराबर आई टी लिख सकते हो ना। तो जब डब्ल्यू निकालना है आपको सेल का कुल कार्य, तो क्या होगा, ये किस साइड पहुंचेगा, क्यू इस साइड पहुंचेगा, डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू क्या निकालना है हम, टोटल, सेल ने जो टोटल काम किया है बाहर अंदर दोनों मिला के, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्या आई टी नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये निकाल लिया सेल का टोटल, जो सेल ने टोटल किया है। तो डब्ल्यू कौन सा, कुल कार्य, कुल कार्य कैसा आ गया हमारा, डब्ल्यू कितना, टोटल, टोटल और लिख लो और क्लियर रहेगा, टोटल कितना आ गया, ई आई टी, ई आई टी आ गया। किसी को कोई दिक्कत, आप देखो अब यहाँ पे क्या है, कुल कार्य ये हो गया, सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, बाह्य कार्य का मीन्स जो ये, अब तो हमने तो ये बताया भाई पूरा बाहर और अंदर मिलाकर टोटल जो किया है वो इतना किया है। अब निकालना है बस बाहर बाहर जो किया है बाहर वाले सर्किट में उस कार्य को। तो उसमें क्या है, आपको पता है कितना विभव लगा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है, ये इस पे कितना लगा है, V, कितना लगा है, V। तो यहाँ पे विभव लगा है, बाह्य परिपथ पे जो विभव लगा है वो कितना लगा है, V लगा है। आप देखो बाह्य कार्य निकालना है। अब इसमें किसका यूज करना है आपको, V का, तो इसी फॉर्मूले का यूज करोगे ना, तो क्या होगा, विभव कितना हुआ V, कार्य कितना हो गया, इस पे लिख लो बाह्य एक्सटर्नल, पहचान रहेगी ना, बाह्य अंदर है, और यहाँ पे क्या होगा Q, जब यहाँ पे होगा तो बाह्य क्या हो जाएगा, बाह्य यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना है एक्सटर्नल, और क्या होगा V Q, तो क्या हो जाएगा V I T,
तो डब्ल्यू वाई कितना हो गया, वी आई टी, तो वी आई टी लिख दें। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये आ गया हमारा डब्ल्यू वाई ए मीन्स एक्सटर्नल बराबर वी आई टी। बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल निकाल ले हम। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा, अब देखो सेल द्वारा किया गया, यहाँ पे क्या है, एक लाइन शायद सेल द्वारा किया गया, नहीं ये तो निकालना है, आंतरिक कार्य उसने शायद छोड़ दिया, क्योंकि हमें आंतरिक कार्य भी लेना है। सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, और सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य। यहाँ पे आपको इंटरनल वर्क भी लेना है, सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य जो होता है वो भी लेना है। अब देखो सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य लेना हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आंतरिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंतरिक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आर। अरे V बराबर क्या होता है, V बराबर आई अपॉन आर नहीं होता, तो स्मॉल वाले के लिए आई आर नहीं हो जाएगा। V बराबर, नहीं समझ आया, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं, ये बताओ, इसे छोड़ो। एक बात बताओ, कोई चीज भारी आएगी तो भारी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। यहाँ पे देखो ये होता है, अब आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा, तो V अपॉन आर, तो क्या V की जगह आई आर नहीं रख सकते, हम रख सकते हैं ना। और अगर यहाँ पे छोटा है, V कितना है, छोटा है, तो छोटा आ जाएगा आर इसके लिए, तो V क्या होगा, आई और स्मॉल आर। इसमें क्या है, पहले भी निकाला था आपने, जब यहाँ पे V1 ले रहे थे तो R1 ले रहे थे, तो जिसका विभव लोगे, जिस पे विभवांतर लोगे उसी का तो R लोगे, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पे माना, यहाँ पे तो विभव B लगाए और यहाँ पे विभव हमारा मान लिया कि स्मॉल v लगाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो विभव लगा होगा, इसके सिरों के बीच भी विभव लगा होगा ना, इसका भी कार्य निकाल लो आप, एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिख देना आप क्या, बाह्य कार्य, यहाँ पे लिख देना आप सेल का आंतरिक कार्य, इसके जस्ट नीचे आंतरिक कार्य लिख दोगे ना, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन बाई सेल, तो आप लिख दोगे इंटरनल वर्क डन बाई सेल। यहाँ पे लाइन आप लिख लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है W क्या होगा, आंतरिक, इंटरनल बराबर क्या होगा, देखो उसका भी कितना आ जाएगा, वी आई टी आ जाएगा ना। इसका विभव हमने स्मॉल v मान लिया, वी आई टी, क्योंकि दोनों पे विभव अलग होगा, भाई ये पे अलग विभव, देखो पहले ही समझा था हमने। देखो समझा था ना, इस पे विभव अलग होगा, बाहर वाले पे विभव अलग होगा। इसे तो कैपिटल से दिखा दिया हमने, इसे स्मॉल से दिखा दिया। अब आ जाओ आप अपने काम पे, ये होगा, तो v की जगह क्या लिख सकते हो आप, v की जगह क्या लिख सकते हो, v बराबर इस i और स्मॉल r लिख सकते हो ना, तो हम लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, v की जगह i स्मॉल r इंटू i एक और है t है, तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा r t। तो तुम्हारे कार्य आ गए। अब देखो यहाँ पे समझो, i इंटू आई स्क्वायर नहीं हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो कुल कार्य ये है, बाह्य कार्य ये, आंतरिक कार्य ये, तो कुछ सोचो भाई, कुल कार्य के इन दोनों कार्य के ऐड के बराबर नहीं होगा, है? अरे कुल कार्य, मान लिया दिन में आपने ये दिन में आपने 100 जूल कार्य किया, रात में आपने 50 जूल कार्य किया, मैंने बोला कुल कार्य कितना हो गया, दोनों को जोड़ने दोगे, बिल्कुल पागल हो, है? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, मैं पूछूं यहाँ पे कि सेल ने कुल कार्य किया, तो कुल कैसे बताओगे आप, आपको बताए बाह्य कार्य भी किया है, आंतरिक कार्य भी किया है, तो बाह्य कार्य आंतरिक कार्य को जोड़ के कुल कार्य बता दोगे। अब देखो, आप निकाल देना, हमें आर्टिकल हमारा प्रूफ हो गया। कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा भाई, कुल कार्य W टोटल बराबर होगा W
इंटरनल मतलब आंतरिक प्लस W एक्सटर्नल, दोनों को जोड़ दो और जोड़ में तो आप पहले एक्सटर्नल लिख दो या इंटरनल लिख दो, बात कुछ नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है अपना y कितना इंटरनल कितना आया था, इंटरनल नहीं पता, ये कितना आया था, ये आया था EIT, क्या ये आया था, इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब ये कितना आया था, ये IRT, फिर एक्सटर्नल कितना आया था, कुछ नहीं, कितना आया था VIT। अब आपको पता है क्या टी सब में से कॉमन आ रहा है, टी सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एक आई आके, इसमें आई दो है तो एक इसका स्क्वायर कैंसिल और कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा E और यहाँ पे क्या बचा R और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे I भी है और प्लस V, ये बचा। ठीक है, तो ये आ गया। देखो देखने में इतना हार्ड था ये, लेकिन हमने क्या किया, बाह्य कार्य निकाल दिया, इंटरनल कार्य निकाल दिया, टोटल कार्य जोड़ दिया, फॉर्मूला आ गया, सीधी सी बात है। अब देखो अगर V में लेना है इसको, तो V में लेना है तो क्या करोगे, IR को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा I माइनस के IR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V। देखो E स्मॉल r V में रिलेशन ही तो मांगा था, आ गया हमारा। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, ये यहाँ पे देखो, फिर भाई दरा आई हो तब, ये पता नहीं क्यों डाल दिया उसने परिपथ में, आई हो तब, लो लिख दो, अगर कुछ भी नहीं है तो एक चीज तो लिखी दो, कम से कम एक लाइन लिखी है तो कुछ तो लिखी दो यहाँ पे। लो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन T, ठीक है, जब परिपथ में धारा होगी तो Q बराबर IT तो हो गई। अब बाकी समझ में आ गया होगा, चले आगे, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप देखो किरचॉफ का नियम, ये बिल्कुल हल्के इंटरेस्टेड भी है, ये थोड़े इंटरेस्टेड भी है। किरचॉफ ने बोला है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला समझ में आ जाएगा, पीछे वाला शायद थोड़ा बहुत हार्ड हो भी सकता है। देखो किरचॉफ ने क्या बोला है कि जितनी धाराएं आएंगी इतनी ही, अब एक बात बताओ, जितने पैसे तुम्हारे पास आएंगे इतने ही तो तुम दे सकते हो, कोई जादू वो थोड़ी है तुम कि 10,000 आए 50,000 दे दी तुमने। तो उसने बोला है, किरचॉफ ने यही बोला है पहले रूल में, जैसे मान लो एक हमारा जंक्शन है, जंक्शन का मीन्स जो कई जगह को जोड़ता है, ट्रेन में सुना नहीं होगा, वो इंजेक्शन बोल रहा हूँ, जंक्शन नहीं होता ट्रेन को, तो कई जगह से ट्रेनें आके वहां पे जुड़ती है, तो जंक्शन होता है। जैसे मान लो हिंदी बोलते हैं संधि, जहाँ पे चीजें आके जुड़ती है। अब मान लो यहाँ पे दो धाराएं आ रही हैं, कितनी भी मान सकते हो आप, उसका दिक्कत नहीं है, सिंपल में दो आ रही है और यहाँ से 3 जा रही है, तो क्या मुझे ये बताओ, इनका आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराएं क्या बराबर नहीं होंगी, बराबर होंगी, जितना आएगी धारा भाई इतनी तो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर आई और यहाँ पे हमारी आ गई 6 एम्पियर, 6 एम्पियर आ गई ना, तो टोटल यहाँ पे कितनी इकट्ठी हुई 8 एम्पियर, तो भाई इन 3 से 8 एम्पियर ही तो निकल सकती है। तो उसने यही बोला है कि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर होती है। ये तो सिंपल बच्चों वाली बात है, जितनी आएगी इतनी तो निकलेगी, जितना तुम्हारे पास कोई चीज आएगी इतनी तो तुम्हारे पास से जा सकती है। तो ये मान लो चाहे निकले कितनी भी, चाहे निकले कितनी भी, लेकिन आएगी तो दोनों बराबर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इससे 1 की निकली धारा, इससे मान लो 6 की निकल गई और इससे मान लो 1 की निकल गई, कितनी भी निकल सकती है अलग अलग, तो टोटल क्या आने वाली जाने वाली बराबर है। देखो 8 ही आ रही है और 8 ही जा रही है, यही बोला उसने। क्या संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, बराबर होता है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, अब लिख दे। अब देखो अब हम बना दें इसका डायग्राम बना के हम क्या करें, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। मान लो यहाँ पे एक जंक्शन है, ये संधि है, इस पे कितनी धाराएं आई, I1 I2
लिख कितनी भी सकते हो, जरूरी नहीं है I1 I2 I3 4 लिख दो, उधर 7 बना दो, लेकिन दोनों का ऐड क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मान लो ये इससे कितनी निकली, 3 निकली। मान लिया से 3 4 5, आप चाहो तो और बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो उधर बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी कर लो, लेकिन इनको और इनका दोनों का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो क्या है, I1 और I2 क्या होंगी, बराबर होंगी। आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होंगी, बराबर होंगी। 3 + 4 + 5 + 6, कितनी भी कर लो आप, कुल मिला के हमें तो ये दिखाना है कि भाई ये सब क्या होंगी, बराबर होंगी। आने वाली धाराएं देखो I1 I2 है, वो क्या है, बराबर होंगी। I3 I4 I5 I6 जितनी चाहो इतनी लिख लो, ये उसने लिखा है। देखो संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के, मुझे ये वाला ज्यादा तुम्हारे लिए यही लगता है, एकदम लिख सकते हो, आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर होती है। मतलब द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्या, करंट्स लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे क्या है, दूसरा है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये थोड़ा उसने बोला है कि संधि पर अगर जितनी धाराएं मिल रही है उनको आप जोड़ दो तो शून्य आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो जाने वाली को दिखाओगे किससे, माइनस से। जो तुम्हारे पास से चीज चली गई, वैसे ये अदिश राशियां हैं, ये क्या है, अदिश राशियां, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लॉजिक तो है भाई, जा रही है तो हम पे कम हो रही है, हमसे माइनस हो रही है, तो जाने वाली को माइनस से दिखा दो और आने वाली को प्लस से दिखा दो। जब आने वाली और जाने वाली क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब प्लस वाली और माइनस वाली क्या हो गई, बराबर, और प्लस वाली माइनस वाली जब बराबर है तो प्लस वाली और माइनस वाली बराबर को काट देंगे, फाइनल कितना बचेगा, 0। इसी इक्वेशन का यूज करके आप ये भी निकाल सकते हैं। इन सबको क्या ले आओ, इधर ले आओ। जब इधर ले आओगे तो क्या होगा, इधर लेकर आओगे तो क्या होगा बताओ, I1 + I2, जब इधर लाओगे तो ये सब माइनस की हो जाएंगी ना, I3 I4 I5 और I6। इधर क्या बचा, अरे सब इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0। यही तो कह रहे हैं कि इनका बीजगणितीय योग क्या, देखो सबका क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। अब तुम सोचोगे कि योग कर दिया तो माइनस क्यों आ रही है, अरे भाई जब जोड़ोगे आप, जब माइनस वाली चीज को क्या, माइनस वाली चीज को किसी के साथ जोड़ते हो तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देता है, माइनस, तो फाइनली वो घटानी पड़ती है ना, तो क्या होगा, 0 हो गया। तो इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 0, मतलब बीजगणितीय योग 0 होता है। एलजेब्रिक सम यहाँ पे है ना, यहाँ पे बोला है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, बीजगणित के नहीं होता, बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। द एलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। ये समझ आ गया, पहला दो तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे। आगे चलें, अरे ये तो बराबर ही होगा, ये तो तुम्हें नॉर्मली बताया, जितना आएगा इतना ही जाएगा। यहाँ पे इसने बोला है कि बंद बास में, ये चीज समझो, यहाँ पे उसने बोला है कि इसको पहले बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एक हमने प्रतिरोध ये बना लिया, देखो यहाँ पे क्या हमने क्या लगाया, इसमें ई लगाया और इसमें E2 लगाया, माने यहाँ पे प्रतिरोध कितना लगा है, R1, और यहाँ पे कितना प्रतिरोध लगा है, R2, और यहाँ पे कितना लगा है, R3। अब माने कि भाई इसमें से धारा कितनी जा रही है, इसमें से धारा कितनी जा रही है, I1, और इसमें से I2, और इसमें से I3 नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई बैटरी या सेल नहीं लगी है। आपको पता है यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से कितनी आएगी, I2, और यहाँ से कितनी आएगी,
I1, और आपको पता है यहाँ से कितनी निकलेगी I1 प्लस I2, अभी तो पढ़ा था, जितनी यहाँ पे आएंगी इतनी तो जाएंगी, तो आ कितनी रही यहाँ पे I1 I2, तो जाएंगी कितनी I1 प्लस I2, कोई दिक्कत। उसने बोला है किसी भी बंद पास को ले लो आप, किसी भी बंद सर्किट को ले लो और उसके जो प्रतिरोध होते हैं, देखो किसी भी बंद सर्किट को ले लो आप, चाहे तो चाहो आप इसको ले लो पूरे को, चाहे आप इसको ले लो, जिसको लोगे उसको ले लोगे, बीच वालों को छोड़ दोगे। मैंने माना कि हम इस वाले बंद सर्किट को ले लें, किसको ले लें, इसको ले लें, तो दूसरे वाले को छोड़ देंगे जब इसको लोगे आप। इसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निक है ये। इसको ले लिया हमने, आप देखो जिसको लेना है उसको लेना, बाकी को लेफ्ट कर देना, छोड़ देना। यहाँ पे कितना है E1 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे धारा और यहाँ पे धारा। अगर क्या होगा, मान लो कि ये एक ही डायरेक्शन में हो, ये तो आप सीख चुके हैं ना, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आप जोड़ देंगे और विपरीत डायरेक्शन में होंगे तो घटा देंगे। खुद सोचो, जो चीज आपके अपोजिट जाएगी तो आप तो उसे छोड़ेंगे, माइनस ही करेंगे अपने से उसे, और जो आपके एक साइड होगी तो वही तो आपकी हेल्प करेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये धारा को किस डायरेक्शन देगा, करंट को किस डायरेक्शन में देगा, आपको पता है ये है माइनस और ये है प्लस, तो सेल में धारा क्या बहती है, माइनस से प्लस की वजह, प्लस से किधर बहती है, जनरली कहाँ बहती है, बाहर कहाँ बहती है, परिपथ में क्या बहती है, परिपथ में बहती है प्लस से माइनस की ओर, और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर, तो मतलब इधर बहेगी, सेल में तो इधर बहेगी ना, इधर बहेगी, तो ये तो इधर इधर फोर्स करेगा इसको, ये इधर फोर्स करेगा, तो क्या है ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो इसकी धारा ऐसे आएगी, इसकी धारा ऐसे आएगी, और इसकी धारा ऐसे आएगी तो टच हो रही है, ये टच हो रही है, इसकी धारा मान लो ऐसे आई, इसकी ऐसे आई तो टच हो रही है, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन में नहीं जा रही धारा, है दोनों की टच कर रही है। अगर ये भी इस डायरेक्शन में होता और ये भी इस डायरेक्शन में इसमें भेजता, तब ये दोनों E1 E2 जुड़ते। जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो जुड़ते हैं और विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो घटते हैं, चाहे वो प्रतिरोध है चाहे वो धारा है, सिंपल सी बात याद रखना। एक डायरेक्शन में तो आप निकालोगे कैसे, आप टच करा के देख लेना, अगर धाराएं क्या हो रही है, आके टच हो रही है इस तरह से आमने सामने से, जब तुम्हारी आमने सामने से कोई टक्कर ले रहा है तो तुम्हारे विपरीत है वो, और अगर तुम्हारे साथ साथ चल रहा है पीछे पीछे तो तुमसे उससे अच्छा ही ना तुम्हारे लिए, ऐसे। तो यहाँ पे टच करा के देख लेना, अगर एक साथ एक दिशा में जा रही है तो जोड़ देना, बाकी सबको घटा देना। तो उसने बोला है क्या करना है आपको, ये जो जिसमें जिसकी धारा है उसके प्रतिरोध से मल्टीप्लाई मार दो, तो I1 की धारा क्या है R1, इसके प्रतिरोध की इससे मल्टीप्लाई करो और इसके प्रतिरोध की इससे, तो I2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, I2 से, I2 से करोगे। अब समझ में आएगा इसका रूल, ये तो पहली बात समझ में आ गई, जो एक डायरेक्शन में उसको जोड़ना है आपको, चाहे वो E है चाहे वो आपका IR है चाहे आपका I है, और विपरीत डायरेक्शन में तो घटाना है, ठीक है। आप देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, कोई भी बंद सर्किट ले लो आप, इसी के लिए ना, कोई भी, क्या होगा, बहने वाली धारा को उनके संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोधों का मतलब जिसकी धारा है उसके प्रतिरोध से गुणा कर दो, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, और क्या करो पूरे सर्किट में जितने उन्हें जोड़ दो और उनपे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग बराबर होता है। इसका मतलब यह होगा, आपने क्या किया, देखो हमारे पास क्या है I1, आप एक मिनट में समझ में आ जाएगा ये, बस इसका काम हो गया समझ लो। यहाँ पे क्या है, संगत प्रतिरोध का मतलब I1 के गुणा R1 से और I2 की गुणा R2 से, और इसमें कितने वो हैं, कितने विद्युत वाहक बल हैं, दो, E1 और E2, ये है ना, ये हमने इससे रिजल्ट निकाला, इसमें इतनी चीजें। तो उसने बोला है कि आप इनके प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को जोड़ो और इनके विद्युत वाहक बलों को जोड़ो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, ये बोलना चाह रहा है इतनी देर से। अब आपको पता है अगर चाहे वो बोल रहा है जोड़ो, लेकिन अगर विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं। जैसे मान लो I1 R1 आप जोड़ ले हो,
लेकिन इसे काय का लोगे, माइनस का। क्यों लोगे, क्योंकि विपरीत दिशा में। और यहाँ पे क्या है, E1 प्लस का क्या लोगे, क्या लोगे, माइनस E2। क्यों ले रहे हो माइनस का, क्योंकि विपरीत दिशा में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये बोला है उसने। रियल में अगर अपनी आंखों से देखो तो E क्या है, E भी तो B ही है, और IR क्या है, IR भी तो B ही है, भी है ना। और ये नियम जब आप अप्लाई करते हो तो और क्लियरिटी आती है इस नियम में। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो आ गया। आने वाली धारा जाने वाली धाराएं बराबर होंगी, यही बोला उसने। क्या, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं का उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखो संगत प्रतिरोधों से गुणा करी और उनका योग करा, कर दिया योग, बीजगणितीय योग क्या आता है, उस पास में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इनका है, हमने IR का बीजगणितीय योग करा और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करा, इन दोनों का योग क्या आता है, एक दूसरे के बराबर आता है। शायद आपके समझ में आ गया होगा। आगे चले, अब हमारा लास्ट बचा है ये वाला। यहाँ पे किरचॉफ का नियम हो गया, चलो ये हो गया, और और कोई बचा तो नहीं, कर लिया हमने। सेलों का संयोजन है, सेलों का संयोजन बचा है। अब देखो सेलों का संयोजन का मीन समझो, सेलों का संयोजन का मीन आप बहुत सी सेलों को क्या कर देंगे एक साथ। ये वाला इजी है, ये वाला क्या है, इजी पड़ता है। यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है उसको। n सेलों को किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, मान लो। और किसमें, विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब यहाँ पे सेलों को कॉम्बिनेशन करना है हमें, ऐसे देखो। ये तो समझ आ गया कि अगर एक साइड होंगी तो सब जुड़ जाएंगे, विपरीत साइड होंगी तो घट जाएंगे, चाहे वो E है, चाहे I है, चाहे IR, दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो हमने क्या ली, एक सेल ली, दूसरी सेल इस तरह से लगाई है। देखो बे, श्रेणी में लगा रहे हैं ना, कितनी लगा दी हमने, n सेलें लगा दी। कितनी लगा दी, n सेलें लगा दी ना। और इन्हें क्या कर दिया, n सेलों को किसी बाहर के परिपथ में जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं करंट को। कई के बैटरी लगाकर नहीं चलाते कभी कभी किसी चीज को, तो n सेलें लगाई है। अब मुझे बताओ क्या ये जुड़ेंगी या घटेंगी, जुड़ेंगी, क्योंकि देखो सब एक सी है, एक ही डायरेक्शन में भेज रही है ना। अब देखो इसका प्रतिरोध भी कितना, R, तो सबका R है ना, सबका R होगा। बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो श्रेणी क्रम में करते क्या, अब आपको क्या है, साफ साफ लिखा है, देखो हमारी कितनी सेलें लगी है, देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम करना है। माना कि n सेलें श्रेणी क्रम में लगी है, देखो n सेलें हैं और क्या लगी है, एक के बाद श्रेणी क्रम में लगी है। आगे क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E। हर एक सेल का कितना है, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसका भी E, इसका भी E, सबका E है, E है। और आंतरिक प्रतिरोध सबका क्या है, R स्मॉल r है। और बाह्य प्रतिरोध इसका क्या है, R है। तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल पहले निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, जोड़ के। एक ही साइड में, मैंने बोला एक ही साइड में जोड़ दो, विपरीत साइड में घटा दो। कैसे निकालोगे आप, टोटल का E, टोटल निकालना है आपको, नेट मतलब। तो क्या होगा, सबका E जोड़ते जाओगे कहां तक, n तक जोड़ते जाओगे। तो क्या होता है, फाइनली हम जितने नंबर जोड़ते हैं इतने से गुणा कर देते हैं। जैसे तुम लिखे जाओ 1 + 1 + 1 + 100 तक लिखोगे, क्या लिखोगे, 100 तक। तो फर्स्ट वाले में अगर 100 की गुणा कर दो तो 100 नहीं आ जाएंगे, तो हम क्या कर देते हैं, जितने तक जोड़ते हैं इतने से गुणा कर दो। कुछ सोचो 1 1 1 100 बार लिखोगे
कितनी बार लिखोगे 100, तो जोड़ोगे 100 ही आएगा ना। तो इससे अच्छा लास्ट वाले की पहले वाले से गुणा कर दो तो भी 100 ही आ रही है। तो लास्ट वाला कितना है n और पहला e, तो कितना आ गया n e। तो कुल कितना आ गया नेट, इतना आ गया n e। अब प्रतिरोध निकालना है अपने को, क्या निकालना है प्रतिरोध। ये तो इजी है, ये भारी भारी नहीं है। कुल आंतरिक प्रतिरोध, आपने श्रेणी क्रम में जो देखा था, श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी में सबको जोड़ देते हैं ना। अब क्या करेंगे देखो, आर निकालेंगे हम नेट या कुल मान लो, तो क्या करोगे सबका आर आ रहे ना, तो कहां तक जोड़ोगे एन है, तो तुम्हें पता है लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से गुणा कर दो, हो जाता फाइनल। तो क्या हो जाएगा एन आर, ये हो गया। अब हमें देखना है परिपथ में कुल धारा हो। बाह्य प्रतिरोध आपको पता है क्या है, बाह्य प्रतिरोध आप लिख देना, क्या है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख देना आप कुल आंतरिक प्रतिरोध, हो गया बाह्य प्रतिरोध। क्या बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध क्या है उसका कैपिटल। अब देखो अब यहाँ पे समझ आ गया। अब बाह्य प्रतिरोध कितना, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कितना है इसका, सी बात है कैपिटल आर। क्या लिख दोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है यार। तो कुल परिपथ में धारा क्या निकालनी है हमें, कुल परिपथ में धारा। तो कुल परिपथ में धारा क्या होगी, आगे इसमें ये हो गया, फिर क्या है हमारा, फिर उसके बाद किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब देखो परिपथ में धारा क्या होगी, परिपथ में धारा I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऊपर क्या लेंगे टोटल, ओम का नियम पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या था V अपॉन आर। जो भी फॉर्मूला बनता है नेट के लिए बनता है, टोटल के लिए आप क्या लेंगे I नेट लेंगे, टोटल लेंगे तो V भी कितना लेंगे नेट लेंगे, और R भी कितना लेंगे नेट लेंगे। V का मतलब जितना भी विभवांतर है सब ले लो, या जितना भी विभव है सब ले लो। तो I तो विभवांतर पे बहती है, विभव तो होता नहीं यहाँ पे, तो जितना भी विभवांतर है टोटल ले लो। देखो फॉर्मूले को समझने की कोशिश किया करो। V जो है ये नहीं है कि V के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी विभवांतर डाल दो आप, जितना भी विभवांतर होगा यहाँ ऊपर लिख दोगे आप, जितना भी विभवांतर होगा, जितना भी प्रतिरोध होगा नीचे लिख दोगे आप। तो यहाँ पे टोटल विभवांतर कितना है, टोटल विभवांतर साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे NE है, ना कि B। सिंबल से आप क्या होते हो, जो समझ के नहीं पढ़ते वो सिंबल से कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो B लगाना है, हम ये क्यों लगा रहे हैं। अरे भाई इसका सिंबल से मतलब नहीं होता, इसका मतलब है साफ साफ कि जितना भी विभवांतर है तुम्हारे पास ऊपर लिख दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर क्लियर निकाले ना, धारा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है विभवांतर, यहाँ पे लिखना है क्या विभवांतर टोटल, और यहाँ पे लिखना है टोटल प्रतिरोध। ये है इसका मतलब फॉर्मूले का। आई निकालने के लिए टोटल विभवांतर ऊपर, टोटल प्रतिरोध नीचे, तब निकलेगी आपकी टोटल आई। तो यहाँ पे देखो टोटल ई कितना है आपके पास, विभवांतर क्या है, टोटल विभवांतर आपके पास एन ई है ना, तो ऊपर लिख दिया हमने एन ई, एन ई। टोटल प्रतिरोध कितना है आपको पता है, स्मॉल एन आर और एन आर है, और दोनों काय में लगे हैं ये सीरीज में, और सीरीज में होंगे तो दोनों ये भी क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा टोटल एन आर प्लस आर, सिंपल। समझा करो वर्ड का मीन्स क्या है, वर्ड का मीन्स सिंबल से नहीं है, वर्ड का मीन्स है कि यहाँ पे लेना क्या है। आई निकालनी है तो ऊपर आपको टोटल विभव लेना है, विभवांतर लेना है, और नीचे टोटल प्रतिरोध लेना है। वहां पे तो सिंगल आर ही था तो टोटल सिंगल आर ले लिया था, लेकिन यहाँ पे टोटल सिंगल आर थोड़ी है, यहाँ पे तो एन आर प्लस आर है। क्लियर समझ आ गया। तो हमने क्या किया था, ये किया है, और इसका क्या है संयोजन हमने कर लिया, और एक संयोजन आपको ट्राई करना है कौन सा, वो भी सिंपल है। कौन सा, हमने श्रेणी कराया ना, समांतर वाला आपको करना है, बस उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें समांतर में लग जाएंगी, ये समांतर में लग जाएंगी, और समांतर में 1/, करके निकल आता आर और एन, और हमारा चैप्टर यहाँ पे हमने क्लियर इसको कर लिया। बी डिस्टेंस सेतु वाला है, बस एक बचा है बी डिस्टेंस सेतु वाला। तो क्या है
बी डिस्टेंस सेतु वाला आपको ट्राई करना है। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम क्या करेंगे नेक्स्ट में अब इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। 2 ट्राई आपको करने हैं, बी डिस्टेंस सेतु वाला करना है ट्राई और समान जो पैरेलल समांतर में जुड़ी सीरीज होती है। ठीक है।